हेलो स्टूडेंट्स, आपकी केमिस्ट्री 12th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम आप जानते ही हैं विलियन, जिसके हम लोगों ने 8 लेक्चर 8 मॉड्यूल आपको उपलब्ध करा दिए हैं। पिछले मॉड्यूल में मैंने हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन, आपको जब नोट्स पहुंचे होंगे तो नोट्स में एक पेज मैंने कुछ ज्यादा लिखा हुआ है जिसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद कुछ छात्रों का यह कहना आया था कि सर ये एक पेज में आपने हेनरी के नियम की बहुत सारा मटेरियल और बता दिया और वीडियो में आपने हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा वो कंपटीशन एग्जाम का मटेरियल है और एनसीईआरटी बुक का मटेरियल है। अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वो पेज नहीं है काम का, ठीक है। हां, कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो फिर तो वो पेज काम का है बेटा, लेकिन केवल बोर्ड तक आपको सीमित रहना है तो वो पेज आपके काम का नहीं है। पढ़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो हेनरी के नियम का व्यवहारिक उपयोग कहां हो रहा है। जैसे मैंने 3 एक्सरसाइज, 3 एप्लीकेशन, 3 अनुप्रयोग उसमें मैंने आपको बताए हैं। उन 3 अनुप्रयोगों में क्या क्या है? एक में यह बताया कि सोडा वाटर और या कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें CO2 की विलेयता ज्यादा रहे, इसके लिए उसे उच्च दाब पर भरकर रखा जाता है। तो यह तो हेनरी का नियम ही है, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है, M समानुपाती P। यह तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको 50 मिनट की वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। दूसरा यह था कि जब हम लोग समुद्री तल से समुद्र के अंदर, यानी हम जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं वो एक वायुमंडलीय दाब वाला एरिया होता है, ठीक है ना, जहां बिना किसी वाह्य उपकरण के लगाए हुए हम श्वसन प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग समुद्र की गहराइयों में, जिनको अपन गोताखोर कह दें, हिंदी के शब्दों में गोताखोर कह दें, स्कूबा डाइवर कहते हैं इंग्लिश में उसको, स्कूबा डाइवर, तो वो जब जाते हैं तो नीचे दबाव ज्यादा होता है, दाब ज्यादा होता है, जिसके कारण वो ज्यादा श्वसन प्रक्रिया ले लेते हैं। ये भी थोड़ी बात मैंने आपको बताई थी, दाब ज्यादा हुआ तो श्वसन में गैसें ज्यादा विलय हो गई। ऐसा कुछ मटेरियल मैंने वहां लिखवाया था आपको, ठीक है ना। इसके अलावा हेनरी नियम पर कुछ सवाल हैं, मैंने सवाल लिखकर, ताकि एनसीईआरटी का अगर आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे तो वो सवाल आपको मैं अलग वीडियो में डलवाऊंगा, ठीक है। लेकिन राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस की लिमिटेशन ही आती है। देखिए, किसी भी विषय की कोई सीमाएं नहीं है, बहुत अधिक है, लेकिन सब सिलेबस या बोर्ड हमको ये पढ़ने के लिए कहता है कि आप यहां तक अध्ययन कीजिए, बोर्ड का एग्जाम आपका इतने तक सीमित होगा, ठीक है ना। हां, पर आप फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आगे मैं आपको कंपटीशन एग्जाम का हर मॉड्यूल का मटेरियल अलग डालने वाला हूं कुछ समय बाद, ठीक है ना। तो जब भी आप एजुकेशन इनसाइड कंपटीशन मटेरियल आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको वो मटेरियल आएगा। अब बेटा यहां के वीडियो में अगर वो सारी बातों को ले लिया तो थोड़ी सी वीडियो भी आगे खींचेगी और मटेरियल भी काफी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे आपको टेंशन नहीं लेनी, जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट है वो भी जुड़े रहिए और वीडियो के अंदर जो भी बातें आएंगी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। एक और मैं आपको बता दूं कि जो मॉड्यूल 8 में मैंने एक और बात बताई थी आपको, वाष्प दाब। आज हमारा मेन फोकस उसी पर फिर दोबारा स्टार्ट होगा। वैसे मैंने आप लोगों को वाष्प दाब के बारे में बताया है, फिर दोबारा देखना है अपन को वाष्प दाब। आज हम लोग इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, इज दैट क्लियर? वेपर प्रेशर, राइट। डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज फिर बतानी पड़ेगी, क्योंकि आज का पूरा 43-40 मिनट का हमारा जो वीडियो होगा वो इसी के इर्द गिर्द होगा। जब तक आप वाष्प दाब के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ लेंगे तब तक ये बात आज की समझ में कम आ पाएगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग वाष्प दाब पर आधारित क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। दरअसल ये राउल्ट का नियम 2 प्रकार के विलयनों के लिए दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रकार के विलयनों का मतलब क्या हुआ? एक तो वो विलयन होगा जिसमें, देखिए ये विलयन जब चालू हुआ तो मैंने आपको क्या बताया था? 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण, ठीक है। अब अगर केवल 2 ही घटक यानी अवयव हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहा जाएगा।
और उसी वक्त मैंने आपको यह समझा दिया था कि हम सिर्फ अपने सिलेबस में द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन पर ही फोकस करेंगे, दो अवयवों वाले विलयन पर ही फोकस करेंगे, राइट। तो अब हमारे माइंड में यह बात बैठ जानी कि राउल्ट का नियम द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन मतलब विलेय विलायक, एक विलेय और एक विलायक, दो घटक दो अवयव, राइट। तो यहां राउल्ट की जो बात की गई है वो दो प्रकार की, क्या क्या बात की गई है, दोनों घटक, ध्यान से समझिएगा, दोनों घटक, घटक का मतलब हो गया बेटा अवयव जिनको मिलाया गया है, दोनों घटक वाष्पशील हों, वाष्पशील हों, इज दैट, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, दोनों घटक वाष्पशील हों। दोनों घटक का मतलब एक घटक को मैं अगर ए कह रहा हूं तो दूसरे घटक को मैं बी कह रहा हूं, ए और बी दोनों ही कैसे है, वाष्पशील हैं, मतलब दोनों घटक द्रव हैं। अगर द्रव होंगे तो बेटा दोनों द्रव हैं, ठीक है। जब दोनों द्रव है तो दोनों की वाष्प बनेगी। तो ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, जिस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा होगा जिसमें हमारा जो विलेय है, विलेय, यहां दोनों घटक का मतलब हो गया विलायक भी बेटा, जिसको हमने ए कहा है, ए और विलेय दोनों क्या है बेटा, द्रव हैं, और दोनों ही घटक द्रव हैं, और दोनों ही घटक कैसे हैं, वाष्पशील प्रकृति के हैं। इज दैट क्लियर। विलेय, अगर दूसरी वाली स्थिति में विलेय जो है, या मैं ये कह दूं पहले, विलायक बेटा द्रव है, और जो द्रव विलायक का मतलब हो गया वो तो वाष्पशील होगा बेटा, वाष्पशील, ठीक है। और जो विलेय इसके अंदर मिलाया जाएगा वो विलेय ठोस है, और आप ये जानते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होता है, उसकी वाष्प थोड़ा ना बनेगी, मतलब वो अवाष्पशील रहा। तो विलायक और ये विलेय, राइट, ऐसे विलयनों के लिए दूसरा राउल्ट का नियम है। तो दो नियमों को हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, देखिएगा। तो ये सारी बात समझने से पहले दोबारा 2-3 मिनट में मैं आपको वाष्प दाब के बारे में फिर परिचित कराता हूं। आप ये मानकर चलें कि एक ये पात्र है, इस पात्र के अंदर कोई द्रव पदार्थ भरा है, ठीक है, द्रव पदार्थ, द्रवों का वाष्पन एक गुण होता है, आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर इस पात्र को खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आपने देखा है कि इस पात्र की सतह से द्रव के कण वाष्प में बदलते रहते हैं, ठीक है। यहां ये कोई वेरिएशन नहीं है कि किस ताप पर, हर तापक्रम पर वाष्पन होता है, पर यह बात जरूर है कि ज्यादा ताप पर वाष्पन ज्यादा होता है, कम ताप पर वाष्पन कम होता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे बताऊं, गर्मियों के दिनों में जब हम अपने धुले हुए कपड़े, गीले हुए कपड़े जब तार पर डालेंगे तो आपने देखा है कि वो जल्दी सूख जाते हैं, मतलब कपड़ों में लगा हुआ पानी जल्दी वाष्पित होकर उड़ जाता है गर्मियों के दिनों में। और वही गीले कपड़े, धुले हुए गीले कपड़े जब हम लोग सर्दियों के दिनों में डालें, जहां का तापक्रम कम है, तो कपड़ों को सूखने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या निकलेगा, कम तापक्रम पर वाष्पन कम होगा, ठीक है। एक बात तो इस पात्र में जो आप देख रहे हैं ये द्रव भरा हुआ, और द्रव के कण वाष्प के रूप में निकल रहे हैं। अगर पात्र खुला होगा तो क्या हो रहा है, वाष्पन होता रहेगा। इज दैट क्लियर। तो किसी पात्र को अगर छत पर अगर हम रख दें, बाहर अगर रख दें, जरूरी नहीं कि छत पर ही रखें, कहीं पर भी रखें, वाष्पन होता है। पता कैसे लगा, अगर मैं इसको पात्र से ढक दूं, किसी पात्र, मतलब इस पात्र को किसी प्लेट लगाकर ऊपर से ढक दिया जाए, तो आप देखेंगे उस प्लेट को उठाने पर क्या होगा, उसके नीचे पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। तो वो कहां से आई, दरअसल वो उसी द्रव का वाष्प है। चूंकि आपने बंद कर रखा तो वो बाहर नहीं जा पाई, वातावरण या वायुमंडल में विलीन नहीं हो पाई। ओके, तो फिर यहां क्या हुआ, यहां यही हुआ है कि वो वाष्प के कण, इसका मतलब यह निकला कि पात्र को चाहे खुला रखो चाहे बंद रखो, वाष्पन तो होगा। तापक्रम कम हो या ज्यादा हो, वाष्पन तो होगा। ज्यादा तापक्रम पर ज्यादा होगा, कम तापक्रम पर कम होगा। यहां तक बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने यहां बंद कर दिया तो होगा ये बेटा कि ये जो द्रव के जो कण हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो भी आप तापक्रम आप कंसीडर करें उस तापक्रम पर, ठीक है, ये द्रव के कण जो बाहर नहीं जा पा रहे, इस खाली स्थान पर, इस खाली जगह पर, खाली जगह का मतलब पानी यहां तक भरा था बेटा, पानी से मतलब मेरा द्रव से है, द्रव यहां तक भरा था।
अब ये द्रव के कण बाष्प में ये बदल गए, ये बाष्प के कण हो गए। इज दैट क्लियर? बाष्प, ये कौन है? द्रव, उसी द्रव के कणों की ये बाष्प है। ठीक है, तो ये जो बाष्प के कण हैं, यानी शुरुआत में क्या हो रहा है? बाष्पन हो रहा है, ऊपर से बंद है तो इसलिए बाहर नहीं जा पा रहे। अब ये बाष्प के कण, लेकिन कब? साम्य अवस्था पर। एक अवस्था ऐसी आती है जिसको अपन कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्वल से क्या मतलब होता है? साम्य अवस्था से मतलब यह होता है द्रव की बाष्प में बदलने की दर, द्रव की बाष्प में बदलने की दर, द्रव की बाष्प में बदलने की दर, बाष्प में बदलने की दर बराबर हो जाती है, बदलने की दर बराबर हो जाती है बाष्प की द्रव में बदलने की दर के। ठीक है ना, यानी बाष्प के कण फिर द्रव में बदलने लगते हैं, और अगर ये बराबर हो जाती है बाष्प के द्रव में बदलने की दर के, तो ये अवस्था कहलाती है साम्य अवस्था, बदलने की दर के। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि सर ये बाष्प के जो कण हैं, इसी द्रव के बाष्प के ये कण हैं, तो ये कण, बाष्प के ये कण आपस में भी टकरा सकते हैं, द्रव की सतह पर भी टकरा सकते हैं। और द्रव की सतह पर जो टकराते हैं उसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वाष्प दाब मतलब अगर मुझे यह मालूम करना हो कि कितना वाष्प दाब है, तो मैं यहां पर दाब मापी यंत्र लगा दूंगा। उस दाब मापी यंत्र में मरकरी भरी होती है, और मरकरी पर ये बाष्प के कण कितना दबाव डाल रहे हैं, जिसके कारण मरकरी अपनी मूल स्थिति से कितना ऊपर उठती है। तो मैंने आप लोगों को बाष्प दाब के कुछ मात्रक बताए थे। जैसे बाष्प दाब का मात्रक होता है बेटा एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना, अब एक एटीएम बराबर होता है 760 मिलीमीटर एचजी के। बेटा एचजी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पारे के बारे में कहा जाता है, मरकरी के बारे में कहा जाता है, मिलीमीटर, राइट। इसका मतलब अगर किसी पर एक वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि जो दबाव बनाया जा रहा है वो दबाव अगर बैरोमीटर में भरे हुए मरकरी पर पुश करे तो उसको कितना ऊपर उठा देगा? 760 मिलीमीटर ऊपर उठा देगा। ठीक है, या फिर इसको अगर मैं सेंटीमीटर बताऊं तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कह सकते हो 76 सेंटीमीटर एचजी। इसके अलावा और भी तमाम मात्रक है, ये तो मान है, ये मात्रक। तो मात्रकों में और क्या क्या होते हैं? इसको टॉर भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए टॉरिसोली, टॉरिसोली साइंटिस्ट के बेसिस पर इसको 760 टॉर। ठीक है, टॉरिसोली वैज्ञानिक के सम्मान में दाब का मात्रक एक और रखा गया जिसको अपन शॉर्टकट में टॉर कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाब का मात्रक माना जाता है पास्कल। एक साइंटिस्ट है, ये भी कई मात्रकों के नाम वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए, जैसे न्यूटन, ठीक है, आपका डाइन, इस तरह से जूल, ये सब वैज्ञानिकों के नाम है और वैज्ञानिकों के सम्मान में ये नाम रखे गए। वैसे यहां भी पास्कल ऐसा ही मात्रक होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब का पास्कल में मान होता है 1.013 PA यानी पास्कल। ठीक है, तो ये तमाम मात्रक हैं जो एक वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। एक वायुमंडलीय दाब के बारे में क्या समझिएगा? एक वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो पारे के स्तंभ को 76 सेंटीमीटर धक्का दे देता है, मतलब उठा देता है। तो पारे की मूल स्थिति से पारा 76 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसको मतलब अगर अपन इसको निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है जो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, P बराबर DHG। इस सूत्र में दो चीजें तो कांस्टेंट हैं, एक तो D, यहां D का मतलब है पारे का घनत्व, ठीक है, और G का मतलब होता है गुरुत्व जनित त्वरण। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, पारे का घनत्व भी स्थिर मान होगा और गुरुत्व जनित त्वरण भी स्थिर मान होगा। सिर्फ H का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई, यानी पारा कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहा, कितना ऊंचा चढ़ गया किस दबाव की वजह से। तो इन दोनों कांस्टेंट मान के बाद जब इसका मान लगा देंगे तो अपन P निकाल लेंगे, वायुमंडलीय दाब में P कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सूत्र है P बराबर DHG। दोबारा मैं फिर यहां आता हूं,
तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि साम्यावस्था एक उच्चतम स्थिति हो गई कि अब इससे ज्यादा वाष्प नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि दोनों तरफ वो दर बराबर हो रही है। जिस दर से वाष्पन हो रहा है, मतलब वाष्पन की दर, उसी दर से संघनन हो रहा है, यानी संघनन की दर। इसको मैं कह सकता हूं संघनन की दर, ठीक है ना, संघनन की दर। बात समझ में आई? इसको मैं कहूंगा वाष्पन की दर, ठीक है। तो जिस दर से द्रव के कण वाष्प में बदल रहे हैं, यानी वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है, वो साम्यावस्था हो गई, यानी साम्यावस्था उच्चतम स्थिति होगी। अब इससे ज्यादा वाष्प उस तापक्रम पर नहीं बनेगी। तो ये वाष्प के कण जब मरकरी जैसे उच्च घनत्व वाले द्रव को पुश करके ऊपर उठा सकते हैं, तो बेटा ये वाष्प के कण द्रव की सतह पर भी एक प्रकार का दबाव बनाते हैं। इसी दबाव को नाम देते हैं अपन क्या? वाष्प दाब। मतलब परिभाषा क्या हो गई? साम्यावस्था पर वाष्प के कण द्रव की सतह पर जो दाब डालते हैं उसी को कहते हैं अपन वाष्प दाब। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक की अगर मैं कहूं तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? तो कारकों में आता है, अगर तापक्रम बढ़ा दिया जाए तो सीधी सी बात है, देखिए ताप बढ़ाने पर क्या होगा, उस द्रव के दो चीजें होंगी। एक तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा कि जो कणों में जो आकर्षण बल लग रहा था वो आकर्षण बल कमजोर होगा। ऐसा करने से क्या होगा, तो ताप बढ़ाने पर एक तो कणों में लगने वाले आकर्षण बल में कमी आई, दूसरा गतिज ऊर्जा बढ़ी। ऐसी स्थिति में द्रव के कण वाष्प में ज्यादा बदलेंगे, और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी वेपर प्रेशर, शॉर्टकट में लिख सकता हूं स्टूडेंट में, वीपी, वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी, दबाव वाष्प का द्रव की सतह पर उतना ही ज्यादा गिरेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा क्या है, अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी किसी द्रव के कणों में लगने वाला आकर्षण। शॉर्टकट में आकर्षण लिख देता हूं, आपके पास पिछली वीडियो में भी पहुंच चुका है। जितना ज्यादा आकर्षण ज्यादा होगा, कण आपस में जितने ज्यादा जुड़े होंगे मजबूती से, वाष्प उतनी ही कम बनेगी। आम भाषा में समझाऊं मैं आपको, एक बूंद पानी की जमीन पर डालिए, एक बूंद एल्कोहल की जमीन पर डालिए, ठीक है, या मैं ये कह दूं पेट्रोल की जमीन पर डालिए। तीन चीज हो गई, पेट्रोल, एल्कोहल, जल। आप देखेंगे सबसे जल्दी वाष्पन होगा पेट्रोल का। जितना जल्दी वाष्पन हो रहा है, यहां से हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि उस द्रव के कणों में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही कमजोर है। फिर उसके बाद एल्कोहल की बारी आएगी, फिर जाकर जल की बारी आएगी। इसका मतलब जल के अणुओं में आकर्षण बल ज्यादा है, जिसके कारण ये वाष्प में जल्दी नहीं बदल रहे पर जल्दी नहीं बदल रहे। इसका मतलब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम होगा, यानी व्युत्क्रम हो गया। वाष्प दाब व्युत्क्रमानुपाती आकर्षण, आकर्षण अगर ज्यादा होगा तो वाष्प दाब कम होगा, और ताप ज्यादा होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? बस ये समझने के बाद अब हम अपनी नई इस चैप्टर के मॉड्यूल नंबर 9 की जो कहानी है, जिसको मैं उधर मेंशन कर चुका हूं, उस पर फोकस तक आते हैं। बात दिमाग में आ गई? चलिए, तो ये तो रही बात इस बात के लिए कि वाष्प दाब की क्या परिभाषा दी जा सकती है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, अब अगर मैं आपको यह बताऊं यहां कि इसके अंदर एक घटक भरा हुआ है, शुद्ध घटक ए। अच्छा, इससे भी पहले एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। पिछले दिनों हमने सांद्रता की बहुत सारी इकाइयों से हम लोग परिचित हुए हैं। 11वीं क्लास के पहले चैप्टर में भी थे, और इस 12th क्लासेस में भी हम लोग इन सारी बातों को देख रहे हैं, ठीक है ना। वो उन सारी बातों को देख रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को उसी के रिगार्डिंग क्या क्या बातें समझाई थी, या हम लोग जानते थे उन सारी बातों को, ये देखिएगा। आप ये जानते हैं कि मात्रा जितनी ज्यादा होगी, किसी पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, तो आगे चलकर हम उसे ये कह देते हैं उसके मोल ज्यादा हैं। जैसे 18 ग्राम जल का 1 मोल होगा, ठीक है, 36 ग्राम जल होगी तो 2 मोल है। भाई मात्रा ज्यादा होगी तो मोल ज्यादा होगा।
1 किलोग्राम अगर पानी है यानी 1000 ग्राम पानी है तो 55.5 मोल होंगे। तो उसी बात को कि मात्रा, एम का मतलब यहां पर पदार्थ की मात्रा से है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ छात्रों को बेटा ये बात जैसी जब हम लोग जमीनी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, बेसिक वो ध्यान नहीं लगाते, फिर जैसे ही वो नियम आ जाता है फिर वो बात उसको रटने की कोशिश करते। नियम साइंटिस्ट ने बनाया कैसे, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। नियम मैंने नहीं बताया, बता सकता था डायरेक्ट नियम बताकर मैं समझा सकता, मैं नियम की जीरो लेवल की कहानी के नियम राउट ने कहां से जनरेट किया था, अपन इस पर फोकस कर रहे हैं। तो मात्रा ज्यादा होने का मतलब हो गया मोलों की संख्या ज्यादा। फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं अपन लोग, मोलों की संख्या बराबर होती है उसकी मात्रा अपॉन उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो किसी पदार्थ की मात्रा कम या ज्यादा होने से मोलर द्रव्यमान थोड़ा ना बदलता है। जल का मोलर द्रव्यमान 18, चाहे पानी काला हो, नीला हो, पीला हो, कलर में हो, ठीक है, चाहे मेरे घर का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, चाहे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, मतलब उसके सूत्र से निकलता है, सूत्र बदलता नहीं है। इसका मतलब मोलर द्रव्यमान तो कांस्टेंट हो गया, तो मात्रा बढ़ेगी तो मोलों की संख्या बढ़ेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। मोलों की संख्या को फिर और आगे गए, साइंटिस्ट अपने तरीके से एक्सप्रेस करता जाता है, वैज्ञानिकों के अपने तरीके होते हैं। मोलों की संख्या अगर ज्यादा है तो बेटा उसका मोल अंश भी ज्यादा होगा। मोल अंश, मोल अंश कैसे है, जैसे बेटा मैंने यहां पर बी लगा दिया, एम बी, इसको मैं कहूंगा एम बी कह दो या फिर आप डब्ल्यू बी कह सकते हैं, मात्रा यानी भार को, ठीक है ना, डब्ल्यू बी, ठीक है। तो विलेय की बी कह दिया मैंने, विलेय ए को मैंने विलाय का है। तो जिस घटक का मात्रा यानी भार ज्यादा होगा उसके मोलों की संख्या ज्यादा होगी। आप ए कह सकते थे, उसमें क्या दिक्कत है, मैं किसी भी एक को तो उदाहरण बनाऊंगा ना। यहां मैं क्या लिखूंगा, इसी तरह से मैं यहां लिख दूंगा एन ए के मोलों की संख्या बराबर ए का भार, या बी ले रहा हूं तो बी के मोलों की संख्या बराबर बी का भार बटे बी का मोलर द्रव्यमान। इज दैट क्लियर। और बी का मोल अंश बराबर हो जाएगा बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। जानते हैं ना हम लोग, मोल अंश पढ़ चुके, उनके न्यूमेरिकल किए हम लोगों ने। इसका मतलब यह निकलेगा, आपको क्या समझना है, आपको क्या क्या समझना है, यह समझिए कि अगर मात्रा ज्यादा है किसी घटक की तो मोलों की संख्या ज्यादा होगी, और अगर मोलों की संख्या है तो मोल अंश भी ज्यादा होगा। एक्स बी मतलब मोल अंश किसका, बी घटक का, घटक बी का मोल अंश ज्यादा होगा। तो आगे चलकर वैज्ञानिक अपनी बात को मोल अंश के रूप में कहते हैं, ठीक है, मोल अंश के, यानी किसी घटक का मोल अंश ज्यादा होने का मतलब है आप समझ लीजिए कि उसकी मात्रा यानी उसका भार ज्यादा है। इज दैट क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपन यहां, आप इस डायग्राम को देखिए, मान के चलिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टी बराबर पर मैं मान लेता हूं कि वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, कुछ भी लिया जा सकता था, 25, 30, 22, 24, एज यू विश, आपकी जो इच्छा है। तो इस तापक्रम पर मैंने इसमें ए जो द्रव है, ठीक है ना, घटक द्रव, और ए घटक है ये कह दें। जब ये केवल ए ही घटक है तो मैं कहूंगा ये शुद्ध घटक है बेटा, शुद्ध घटक ए कह सकते हैं कि नहीं अपन, शुद्ध घटक ए एक ही है, दूसरी चीज तो मिली नहीं है। तो इसका इस तापक्रम पर जो भी वाष्प यहां बन रही होगी उस वाष्प को वाष्प दाब मापी यंत्र से मैंने मेजर कर लिया। बात समझ में आई, घटक ए इसमें जो भरा हुआ है, इसकी जो वाष्प बनी, इस वाष्प का दाब इस तापक्रम पर, इस तापक्रम मतलब किसी भी तापक्रम पर, निश्चित तापक्रम पर मैंने उसे मेजर कर लिया, वो मैंने ले लिया P0A। अब यहां जीरो का मतलब समझिए, जब भी यहां जीरो लिखा होगा इसका मतलब है शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब। दरअसल ये जो जीरो जैसा लगाया गया है ये शुद्ध घटक के लिए लगाया जाता है, यानी इसमें कोई और घटक नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर जो भी वाष्प बन रही होगी वो इसी घटक की बन रही होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब आप देखिएगा इसी तरह से बेटा कोई दूसरा और घटक है जिसको अपन बी कह रहे हैं, वो भी द्रव है, उसकी भी वाष्प बनती है, राइट, उसको मैंने यहां पात्र में यहां बनाया, दूसरा घटक है ये, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूं कि मान के चलो इसी तापक्रम पर ही मैंने उस दूसरे वाले घटक के बारे में जानने की कोशिश की, ध्यान रखना वो घटक अलग है। अलग का मतलब अगर ये जल है तो वो एल्कोहल हो सकता है या दूसरा और भी कोई घटक हो सकता है, द्रव है लेकिन कुल मिलाकर। तो ये द्रव, दूसरा घटक बी, चूंकि इसमें सिर्फ एक ही घटक है यानी बी, यानी ये भी शुद्ध है, तो मैं इसको कह देता हूं द्रव, यानी दूसरा घटक बी, ये भी कहलाएगा
शुद्ध घटक बी, शुद्ध घटक बी, और इस तापक्रम पर इसका बाष्पदाब मान के चलो, इसकी जो बाष्प बनती है, अब देखिए वो एक अलग बात हुई कि घटक ए के कणों में आकर्षण ज्यादा या कम होगा, या बी के में कम या ज्यादा होगा, ठीक है ना। अपन ये कह रहे हैं कि दूसरे वाले घटक की इसी तापक्रम पर दूसरा वाला घटक ये भी शुद्ध है, पूरा एक ही घटक है ये, तो शुद्ध घटक बी का वाष्प दाब, इसको जब मेजर्ड किया गया, मान के चलो उसको मैंने किया P0B, मैं अभी बता रहा हूं ना आपको, दरअसल P0 जीरो लगाने का मतलब उस घटक की शुद्ध अवस्था का, ध्यान रखना, शुद्ध अवस्था का, शुद्ध मतलब 100% पीओ, शुद्ध अवस्था का 100% पीओ, ठीक है, जितना भी हो, हमने उसे P0 और P0B, P0A, P0B मान लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए, अब मैंने क्या किया, मैंने इस घटक A में जो द्रव है, बाष्प बन रही थी, जिसकी शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब ये होता है, उसमें बेटा थोड़ा सा B मिला दिया। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से अपना नियम बनने जा रहा है। मैं क्या कहने जा रहा हूं अब आपको, इस पात्र में, ठीक है, एक घटक भरा हुआ था, मैंने इसमें दूसरा घटक जो द्रव है वो डाल दिया, दूसरा घटक मिला दिया। इज दैट क्लियर? यहां ये दूसरा घटक आ गया, ब्लैक वाले कलर अगर आप देख पा रहे हो कलर वाइज से, तो ब्लैक वाले कलर द्रव है, तो वो मिश्रण है, मिश्रित हो गया बेटा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो बाष्प बनेगी, ये पात्र ये ऑफ है, बंद है पूरी तरह से, इसके ऊपर जो बाष्प बनेगी, तो बताइए किस घटक की बनेगी? यस, दोनों घटकों की बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि दोनों घटक क्या है, दोनों घटक जो है वो बाष्पशील प्रकृति के द्रव है ना, दोनों घटक शुद्ध अवस्था में थे तब भी बाष्प बन रही थी, ठीक है, और मिला दिए जाएंगे तब भी बाष्प बनेगी। तो यहां जो बाष्प बनेगी उसमें घटक ए के कण भी होंगे और घटक बी के कण भी होंगे, राइट, घटक बी के कण भी होंगे। अब यहां से समझने वाली बात क्या स्टार्ट होती है, देखिएगा, ठीक है। अब ये बन गया बेटा विलयन, सॉल्यूशन बन गया। क्यों कहेंगे? क्योंकि दो घटक मिल गए, विलयन ए प्लस बी, दो घटक हैं इसमें। इसी तापक्रम पर अगर मैं बात करूं, T बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, तो अगर मैं उसी तापक्रम पर बात करूं तो आपको भी सर इसके ऊपर दोनों घटक हैं, मतलब बाष्प के रूप में घटक ए भी और घटक बी भी है। तो ये जो बाष्प अब है, इसको मैं कहूंगा विलयन की बाष्प। क्यों कहूंगा? क्योंकि दोनों घटक हैं, विलयन की बाष्प, ठीक है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं विलयन की बाष्प, विलयन की बाष्प। अब ये बाष्प इस द्रव की, यानी द्रव विलयन की सतह पर दबाव डालेगी, जिसको क्या बोलेंगे, यहां बोला जाता ए घटक का बाष्प दाब, यहां बोला जा रहा है बी घटक का बाष्प दाब, क्योंकि घटक बी की थी। यहां बोला जाएगा विलयन का बाष्प दाब। क्या बोला जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। यहीं से बात समझिएगा, विलयन का बाष्प दाब, ठीक है। विलयन के बाष्प दाब को मैं प्रदर्शित करूंगा PS से। यहां तक बात समझे? एस का मतलब सॉल्यूशन, PS से विलयन का बाष्प दाब। तो विलयन का बाष्प दाब, अब देखिए, चूंकि अब इसके अंदर दो घटक मौजूद है, घटक ए की भी बाष्प है और घटक बी की भी बाष्प है। अब मुझे आप यह बताइए कि इसमें ज्यादा बाष्प किसकी होगी और किस बात पर निर्भर करेगी? तो आपका जवाब यह आना चाहिए कि नहीं सर, कि सर इसमें अगर मैंने बी ज्यादा मिलाया होगा तो यहां बी की बाष्प ज्यादा होगी, ए ज्यादा मिलाया होगा तो ए की बाष्प ज्यादा होगी, होगा कि नहीं? जिसको ज्यादा मिलाया गया होगा उसका बाष्पन ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब जिसको ज्यादा, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा मिलाई होगी, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, मात्रा के बजाय मैं सीधा किसमें प्रदर्शित करने लगूंगा, मोल अंश में प्रदर्शित करूंगा। यह बात अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। उस घटक की मात्रा मतलब उस घटक का मोल अंश, मात्रा ज्यादा होने से मोल ज्यादा होते हैं और मोल ज्यादा होने का मतलब मोल अंश ज्यादा। तो किसी घटक का मोल अंश ज्यादा मतलब उसकी मात्रा ज्यादा है। तो विलयन को बनाने में, यानी घटक ए में बी जो मिला, ए और बी मिलाए है ना, ए अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है ए का मोल अंश ज्यादा, और ए के मोल अंश को मैं प्रदर्शित किससे करूंगा, एक्स ए से करूंगा, ठीक है। अब देखिए, यहां जो आप देख रहे हैं ये विलयन की बाष्प है, जिसमें योगदान घटक ए का भी होगा
और घटक बी का भी योगदान होगा। जब किसी में दो का योगदान होता है तो फिर एक के योगदान को आंशिक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आंशिक, क्योंकि किसी काम को करने में ऐसा समझो, मुझे अगर अपनी गाड़ी ढकेलना है और मैं पीछे व्यक्ति को कह देता हूं ढकेल, समझ में आ रही बात, और दो ढकेल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के ढकेलने से, दोनों के धक्का देने से गाड़ी आगे बढ़ी है। क्या मैं ये कहूं कि इसमें केवल एक का योगदान है? तो आप कहोगे नहीं, दोनों का योगदान है। तो एक के योगदान को क्या कहेंगे कि सर कुल योगदान का कुछ हिस्सा एक का है और कुछ हिस्सा दूसरे का है, मतलब एक का योगदान आंशिक है। अब यहीं से सब बात को आपको लेना है। इसका मतलब घटक एक के बाष्प दाब को मैं बोलूंगा एक का आंशिक बाष्प दाब। बात समझ में आ रही है? इस बाष्प में, जिसको विलयन की बाष्प कह रहे हैं, ये पूरे इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर डाला गया ये दाब यानी विलयन का बाष्प दाब होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? विलयन का बाष्प दाब होगा। लेकिन विलयन के बाष्प दाब में दोनों का ही तो योगदान होगा, घटक ए का भी योगदान होगा, घटक बी का भी होगा, क्योंकि दोनों की बाष्प यहां मौजूद है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ज्यादा योगदान किसका है या कम योगदान किसका है? तो आपको भी सर ज्यादा योगदान उसका होगा कि इस विलयन को बनाने में अगर ए घटक ज्यादा इस्तेमाल किया होगा तो ए का योगदान ज्यादा होगा, बी ज्यादा मिलाया गया होगा तो बी का योगदान ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। तो मैं अब यहीं से आपको इस नियम की बात कर रहा हूं। तो राउल्ट का नियम ऐसे विलयनों के लिए जिसमें दोनों घटक कैसे हैं? बाष्पशील हैं, ठीक है, मतलब दोनों की बाष्प बनती, ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट ने क्या बात कही वो अब डायरेक्ट ना कहते हुए इतनी कहानी समझाने के बाद मैं उसका कंक्लूजन निकालकर उस पॉइंट को रखने जा रहा हूं। ये बात समझ में आई? तो किसी एक घटक के दाब को, एक घटक के दाब को हम उस घटक का आंशिक दाब कहेंगे, आंशिक। जैसे मैंने कहा कार को धक्का देने में दोनों का योगदान है, एक का योगदान के साथ कुछ योगदान इसका है कुछ उसका है, तो एक का योगदान आंशिक योगदान होगा, दूसरे का योगदान बचा कुचा योगदान होगा, उसका आंशिक योगदान होगा। तो आंशिक दाब यानी इसका मतलब इसमें यहां जो मौजूद है, जैसे मैंने दो कलर से बताए, ब्लैक और ब्लू कलर से बताए हैं, ये दोनों इस द्रव की सतह पर दाब डाल रहे हैं जिसको विलयन का बाष्प दाब कह रहे हैं। अगर मैं यहां पर केवल ब्लू वाले कलर के योगदान की बात करूं, मतलब ए घटक वाले बाष्प के कणों के योगदान की बात करूं, तो मैं बोलूंगा स्मॉल पी ए। आपके नोट्स में यहां कैपिटल पी लिख गया है, आप उसमें स्मॉल पी, ठीक है ना, समझिएगा। तो पी ए आंशिक बाष्प दाब, आंशिक बाष्प दाब, एक आंशिक बाष्प दाब। अब इसका मतलब होगा कि इस बाष्प के कण जब द्रव की सतह पर जब दाब डालेंगे, दबाव बनाएंगे, तो अगर इसमें बेटा मैंने ए ज्यादा लिया होगा ना, ए ज्यादा लिया होता तो यहां बाष्प एक ही ज्यादा बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो उस टोटल दाब में एक एक कण द्रव की सतह पर ज्यादा दबाव डालेंगे। समझ में आ रही बात? तो एक आंशिक बाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा? एक ही मात्रा, मात्रा को मैं पहले कह चुका हूं, किसी भी घटक की मात्रा मतलब मोल ज्यादा मतलब उसका मोलंश ज्यादा। यहां बी लिखा है, आप ए कह सकते थे। तो एक ही मात्रा, इसमें अगर ए ज्यादा मिलाया गया, मैं आपको यूं बताता हूं कि ब्लू वाले कलर से मैंने ए दिखाया गया और ए ज्यादा है, समझ लो ए ज्यादा है, तो यहां बाष्प एक ही ज्यादा बनेगी। तो ए ज्यादा होने का मतलब हो गया ए का मोलंश ज्यादा होना, राइट। तो यहां टोटल में बाष्प एक ही ज्यादा बनेगी। तो टोटल में एक ही बाष्प ज्यादा बनेगी, मतलब एक का आंशिक बाष्प दाब ज्यादा होगा, टोटल दाब में एक का योगदान ज्यादा होगा दबाव बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो अगर ए ज्यादा है तो एक आंशिक बाष्प दाब ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं पी ए समानुपाती एक्स से कह सकता हूं। इसी तरह से अगर दूसरा घटक ज्यादा होता, मतलब उसकी मात्रा ज्यादा होगी, तो मैं क्या कह सकता? पीबी समानुपाती एक्स बी। समझ में आ गई बात? यानी परिभाषा तो अभी हम बना ही लेंगे, आप इस बात को देखिए। जिस घटक की मात्रा ज्यादा होगी, मात्रा कहने के बजाय अब हम क्या कह रहे हैं? मोलंश। तो जिस घटक का मोलंश ज्यादा होगा उसका आंशिक बाष्प दाब, टोटल दाब में उसका योगदान यानी आंशिक योगदान ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? ऐसे यहां भी बात आती है। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक ऐसा स्थिरांक लाया जाता है जो स्थिरांक उस तापक्रम पर हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा?
ये बेटा शुद्ध अवस्था में जब घटक ए था तो जितना भी इसका बाजदाब बन रहा था जिसको अपन ने P0 A कहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मान के चलो मैं कहता हूं कि मेरे यहां जो जल है उसका बाजदाब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान के चलो 2 वायुमंडलीय है, ऐसा मैं कह दूं, ठीक है ना, मान के चलिए, तो मैं उस जल को ब्रह्मांड की किसी भी जगह ले जाऊं, उस जल को किसी भी जगह ले जाऊं, ठीक है, लेकिन तापक्रम में वही रखूं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप कहोगे से फिर तो बाजदाब उतना ही होगा। इसका मतलब निकला कि स्थिर होता है, यानी शुद्ध घटक का बाजदाब एक निश्चित ताप पर निश्चित होता है, स्थिर मान होता है। तो मैं यहां पर समानुपाती के स्थान पर एक स्थिरांक लेकर आ रहा हूं, वो लाऊंगा P0A, ठीक है। P0 क्या चीज है? घटक ए की शुद्ध अवस्था का बाजदाब है और एक निश्चित ताप पर ये इसका मान निश्चित होता है, ठीक है, इंटू ये x से आपका ये है। तो ये हमारे लिए राउल्ट का नियम, या यहां से बनाया तो ये हमारे लिए राउल्ट का नियम तैयार हो गया। कौन से वाली राउल्ट के नियम की बात कर? राउल्ट के 2 नियम है। हम इस साइड में जो मैंने आपको पहले लिखा था जिसमें दोनों घटक बाष्पशील प्रकृति के हैं, दोनों ही घटक द्रव हैं और दोनों ही घटक बाष्पीय प्रकृति है, दोनों की ही बाष्प बन रही है, उसके लिए नियम बन गया। अब नियम क्या बन गया इसको लिखना जानते हैं आप लोग, बताइए। तो आप क्या बोलोगे? बाष्पशील घटक युक्त विलयन में, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां लिख दूं, ये हटा दूं यहां से, ठीक है, क्योंकि आप अंश मूल अंश का मतलब समझ चुके हैं। अब देखिए, जब हमने किसी चीज को समझ लिया तो उसकी वो 1.5 लाइन जो वैज्ञानिक ने डायरेक्टली हमारी किताब में रख दी है उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। क्या समझा हमने? वाष्पशील, राउल्ट का नियम बेटा, वाष्पशील घटकों युक्त विलयन में किसी घटक या अवयव कह दो एक ही बात है, किसी घटक का आंशिक दाब, ठीक है, क्योंकि टोटल में दोनों का योगदान है, एक के योगदान को आंशिक कहते हैं। आंशिक दाब उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है, मूल अंश के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? क्या बता रहा हूं मैं आपको? बाष्पशील घटकों युक्त विलयन में किसी घटक का आंशिक बाजदाब उस घटक के मूल अंश के समानुपाती। 2 घटक हैं, घटक ए और घटक बी। P ए घटक का आंशिक बाजदाब है, PB दूसरे घटक का आंशिक बाजदाब है, ठीक है। तो PA समानुपाती क्या हो गया? X से, और PB समानुपाती हो गया XB। और समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो हम वो स्थिरांक लेकर आएंगे जो स्थिरांक एक निश्चित तापक्रम पर स्थिर होते हैं, वो उसका क्या होता है? बाजदाब। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोग राउल्ट का पहला नियम कौन से वाले विलयनों के लिए? जिसमें दोनों घटक बाष्पशील प्रकृति के दे सकते हैं, राइट। अब देखिए, दोनों घटकों के आंशिक बाष्पदाब को जोड़ दें तो वो विलयन का कुल बाष्पदाब होगा कि नहीं? विलयन का कुल बाष्पदाब में से एक के बाष्पदाब को आंशिक बाष्पदाब कह रहे हैं, दूसरे के बाष्पदाब को आंशिक बाष्पदाब कह रहे हैं, और दोनों को जोड़ दे तो विलयन का कुल क्या हो गया? बाष्पदाब हो गया। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे विलयनों का कुल बाष्पदाब दोनों घटकों के आंशिक बाष्पदाब के योग के बराबर होता है। बताइए क्या दिक्कत है अब आपको? समझ में आई बात? यानी राउल्ट के नियम को मैंने प्रूव कराया है डायग्रामेटिक स्थिति से, डायरेक्ट नियम लिखकर रटवाने की कोशिश नहीं की है। इसमें अगर घटक ए ज्यादा मिलाया जाएगा तो इसके ऊपर बनी हुई बाष्प ज्यादा होगी, उसका बाष्पदाब ज्यादा होगा, ठीक है ना। चूंकि यहां पर विलयन मतलब दोनों घटक हैं, दोनों घटकों का कुल बाष्पदाब यानी विलयन का कुल बाष्पदाब, ठीक है। अगर एक घटक कम है तो एक घटक कम है मतलब उसका मूल अंश कम है तो ऊपर भी बाष्प कम बनेगी, क्योंकि बननी तो उसी की है। देखिए सतह समझो, सतह पर दोनों के ही कण होंगे। अगर किसी एक घटक को ज्यादा मिलाया गया तो सतह पर उसके कण ज्यादा होंगे, क्योंकि बाष्पन हमेशा सतह से होता है। अगर पानी हमारे पास है और पानी को अगर हम एक गिलास में रखें और उतनी मात्रा के पानी को खुली वाली प्लेट में रखें तो खुले वाली प्लेट में सतह ज्यादा होगी तो बाष्पन ज्यादा होगा, गिलास के अंदर वो बाष्पन कम होगा। तो सतह भी यहां पर ध्यान रखिएगा। हालांकि पूरे ही पात्र में मौजूद रहते हैं, लेकिन चूंकि बाष्पन सतह से होना है तो यह बात यहां से दिमाग में रखी जा सकती है। समझ में आ गई बात? तो यह तो हो गया हमारे लिए राउल्ट का नियम ऐसे विलयनों के लिए, कैसे विलयनों के लिए जिसमें दोनों घटक द्रव हैं
और दोनों घटक बाष्पील प्रकृति के, उनके लिए नियम हो गया। क्या नियम हो गया हमारे लिए? ऐसे विलयनों का बाष्पदाब घटकों युक्त विलयनों का विलयन में किसी भी घटक का आंशिक बाष्पदाब उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। स्टॉप कर दो। अच्छा काट देंगे, चलो फिर। एक बार मैं रिवाइंड कर दिया तो पूरा हो जाएगा। अच्छा टाइम क्या हो गया? कितना? 39। हाँ तो 50 मिनट की बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो फिर तो कंटिन्यू रखते ही है। ठीक है कर दो, भले ही चालू करना है ना। अच्छा चालू है। अब मैं आपको राउल्ट का नियम ही है, लेकिन ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट के नियम की बात बताऊंगा जिसमें विलायक तो द्रव है। विलायक द्रव का मतलब है वो बाष्पशील है, मतलब उसकी बाष्प बनती है, लेकिन उसमें मिलाए जाने वाला जो विलेय पदार्थ है वो ठोस है, मतलब उसकी बाष्प नहीं बनती। यानी इसको अपन हेडिंग देंगे तो वो हेडिंग हो गई अवाष्पशील विलेयुक्त, अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे की कहानी इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। इसलिए बार बार वीडियो को आप देखिए। कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही, वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स को बार बार पढ़िए। एक बार के देखने से हो सकता है कुछ छात्रों को समझ में नहीं आती, तो बेटा वीडियो को पूरा कान में लीड लगाकर देखिए जिससे मेरी वॉइस आप तक सही पहुंचे। अपना माइंड पूरा फोकस यहीं करिए, ठीक है ना। चलिए, तो अवाष्पशील विलेय यानी विलेय कैसा है? अवाष्पशील है, जो ठोस है, और विलायक कैसा है? द्रव है। ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट क्या नियम देते हैं मैं मोटे तौर पर यह बताऊं। पानी, और पानी में मैंने नमक मिला दिया, नमक ठोस। पानी में मैंने चीनी मिला दी, शक्कर। पानी में मैंने यूरिया मिला दिया, ठोस। यूरिया ठोस होता है। ऐसे विलयनों के लिए अपन राउल्ट के नियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पूर्व में मैंने आपको क्या किस बात पर पढ़ाया था? जिसमें दोनों ही घटक द्रव और दोनों की बाष्प बनती है तो दोनों का योगदान होगा, और दोनों के योगदान में से एक का योगदान इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी मात्रा यानी मोल अंश क्या है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इस नियम को बताने के लिए मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकली बात, नियम में आपको बात बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको नियम को प्रूव करूंगा कि वैज्ञानिक वो नियम, मैं नियम यहां नहीं लिख रहा आपको, डाई लाइन का जो नियम है वो नियम बनाया कहां से वो देखिएगा। यहां आइए, उस नियम को अपन प्रूव करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीखा था कि विलयन का कुल बाष्पदाब उसमें उपस्थित दोनों घटकों के आंशिक बाष्पदाब के योग के बराबर होता है। ये लिखा है अभी, यहां तक बात समझ में आ रही है? विलयन का कुल बाष्पदाब दोनों घटकों के बाष्पदाब के। भैया अब हमारा एक घटक कैसा है? ठोस, मतलब वो तो अवाष्पशील है, वो तो अवाष्पशील है, मतलब उसकी बाष्प तो बनना ही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं विलेय की बात कर रहा हूं, विलेय को मैंने बी से इंडिकेट किया इस चैप्टर के अंदर पूरी बात को समझाने के लिए, बी से, ठीक है। यानी विलेय हमारा अवाष्पशील है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ना पीबी बराबर 0। क्यों 0? बोलो। क्योंकि विलेय अवाष्पशील है, विलेय यानी बी, तो उसकी बाष्प तो बननी नहीं है। यानी अगर मैं पानी के अंदर चीनी घोल दूं, यूरिया घोल दूं, नमक घोल दूं, तो फिर बाष्पन होगा किसका? केवल पानी का, चीनी का नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि विलेय अवाष्पशील है, मतलब उसकी बाष्प नहीं बननी, बाष्प नहीं बननी मतलब उसके योगदान यानी उसका आंशिक बाष्पदाब 0 हो गया। तो अब ये फॉर्मूला क्या आ गया? देखिए ध्यान से सुनिएगा, पीएस बराबर पीए। यहां तक ये ए क्यों ले रहा हूं? आंशिक क्यों ले रहा हूं? अब कैसे सर पूरा पी क्यों नहीं ले रहा? आंशिक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि घटक दूसरा है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको ये मालूम है, चूंकि आपको ये मालूम है, अभी क्या बताया गया था? पी ए समानुपाती एक्स से पढ़ाया ना अभी हमने, इस अभी, ठीक है ना, यहीं पर अभी क्या पढ़ाया गया था? किसी भी घटक का मोल अंश अगर ज्यादा है विलयन में तो उसका आंशिक बाष्पदाब ज्यादा होगा। तो पी ए, और इसको फिर और सॉल्व किया था हमने, पी ए बराबर
P0A इंटू एक्स, ध्यान से समझिएगा आपको, ठीक है ना, एक्स से था क्या नहीं, समानुपाती के स्थान पर एक ऐसा स्थिरांक लाना है जिसका मान सदैव स्थिर यानी निश्चित रहता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर इस पीए के इस मान को मैं यहां पर रख दूं तो क्या होगा, देखिएगा, पीए बराबर हो गया P0 इंटू एक्स से, तो मैं लिख सकता हूं PS बराबर लिख दूंगा P0A इंटू एक्स से, लिख दिया मैंने P0A इंटू PA की जगह, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, समझ में आ रही बात। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि राउट ने ये बात कही थी कि PA समानुपाती एक्स से होता है, समानुपाती के स्थान पर ये ले आए हम लोग। यहां तक बात आ रही है दिमाग में, देखिएगा, टोटल PB, क्योंकि ठीक PA रह गया, PA बराबर PA समानुपाती एक्स से होता है, ये राउट ने बताया था हमें, और PA बराबर ले लिया P0 इंटू एक्स से। यहां तक कोई दिक्कत, तो PA की जगह मैंने लिख दिया P0 इंटू एक्स, और P0 ये क्या चीज है, क्या चीज है ये, P0A बराबर है घटक A की शुद्ध अवस्था का बास दाब। बात समझ में आ गई, घटक A की शुद्ध अवस्था का बास दाब, शुद्ध अवस्था का बास दाब, दिमाग में आ रही है बात बेटा, अभी बताया था, अवस्था का बास दाब, क्या मतलब निकला इस बात का, बास दाब यानी P0, यानी, और ये एक निश्चित ताप पर निश्चित होता है, यानी P0 अगर निश्चित होता है तो बताइए अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, बताओ कि सर आप लिख सकते हो इस जाए हटा दो, तो क्या ला सकते हैं, पर समानुपाती का चिन्ह लाते हैं। लीजिए ये राउल्ट का नियम, जो 2.5 लाइन अभी हम लिखेंगे ना, वो 2.5 लाइन प्रूव कर ली। फिर दोबारा देखिए, नियम बाद में, आप पहले प्रूफ देखो कि वो वैज्ञानिक ने नियम लाया कहां से था वो, ठीक है ना, कहां से वो 2 लाइनें हमारी किताब में डायरेक्ट छाप के रख दी हैं वो, जिसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया उसको। टोटल बात हो गई, ये हो गई, बात समझ में आ गई, पीए की जगह ये बात समझ में आ गई, इस कहानी को अपन यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया PS समानुपाती XA। क्या समझ में आई बात आपके बात ये समझ में आना चाहिए अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का बासदाब, ये पीएस किसका है, विलयन का बासदाब। विलयन कैसा, अवाष्पशील, तो अपना हमारा नियम स्टार्ट हो गया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। आप लिख सकते हो कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए, ठीक है, विलयन के लिए, या अवाष्पशील विलययुक्त विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब, जिसको इंडिकेट किससे कर रहे हैं हम लोग, पीएस से, वाष्प दाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। ए का मतलब हमने विलायक माना है, ठीक है ना, विलायक के मूल अंश यानी एक्स से के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए आपके नोट्स में अगर ये प्रूव नहीं है तो आप ये बगल से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने लिए लिख लीजिए, क्योंकि हमको क्या करना है, इस पूरी कहानी से निकालकर वो 2.5 लाइन लानी है जो वैज्ञानिक ने ये नियम के तौर पर लिखी, जो हमारी किताब में डायरेक्टली लिखी है। बात समझ में आ रही है। अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। विलायक कैसा है, द्रव, विलायक कैसा है, द्रव, और वो वाष्पशील प्रकृति का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये निकला कि अगर, अब देखिए विलेय ठोस है उसकी वाष्प नहीं बननी। इमेजिन कीजिए एक विलयन है जिसमें द्रव विलायक है जिसकी वाष्प बनती है, और विलेय कैसा है, अवाष्पशील। इसका मतलब यह निकला कि अगर द्रव ज्यादा होगा, विलायक की मात्रा, विलायक का मूल अंश ज्यादा होगा, तो विलायक के ऊपर वाष्प सिर्फ बननी किसकी है, घटक ए यानी विलायक की बननी है। तो जितना ज्यादा विलायक होगा, विलयन की वाष्प ऊपर जो बनेगी ना वाष्प, वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो पीएस समानुपाती एक्स से कहा जाता है। इसको मैं और समझा देता हूं, ठीक है ना। फिलहाल तो आप इस नियम को पीएस बराबर लिख सकता हूं P0A इंटू एक्स से लिख सकता हूं, वही बात आ गई हमारी। फिर आगे
P0 क्या चीज है? शुद्ध विलायक का बाष्प जो एक निश्चित ताप पर निश्चित होता है, स्थिर होता है। अब देखिएगा आगे एक डायग्राम बनाया मैंने जिसमें ये मान के चलिए कोई द्रव भरा हुआ है, मैं ये कह देता हूं ये द्रव A है, घटक A, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था, ठीक है, शुद्ध अवस्था यानी विलायक की शुद्ध अवस्था, विलायक, ठीक है। और मान के चलिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसको बंद करने के बाद यहां बाष्पन हुआ, वाष्प बनी, उस वाष्प का दाब मान के चलिए P0A है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, एक और डायग्राम लिया, बल्कि मैंने इसी में मिलाया और उसमें मिलाने के बाद मैं उस डायग्राम को नीचे अलग से बना रहा हूं, ठीक है। उस द्रव में मैंने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, ध्यान से समझना है आपको, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, यानी ठोस पदार्थ है जो मिला दिया गया। मिला देने के बाद वो पूरा विलेयन, विलेयन की परिभाषा हमने पहले दिन ही पढ़ी है, क्या पढ़ी है? समांगी मिश्रण, मतलब वो विलेय के कण संपूर्ण जगह वितरित हो गए। संपूर्ण का मतलब हो गया सतह पर भी हो गए और बाकी जगह भी आ गए, समांगी हो गया, सतह पर भी है, ठीक है। अब मुझे बताइए उसी तापक्रम पर, उसी T तापक्रम पर यहां वाष्प कम बनेगी कि ज्यादा बनेगी, ये मुझे बताएं, बताइए। देखिए यहां सतह पर केवल और केवल किसके कण थे? चूंकि घटक A जो शुद्ध है, मतलब इसमें और कोई तो मिला ही नहीं है, तो घटक A के ही कण होंगे। लेकिन चूंकि विलेय समांगी होता है, विलेय ठोस जरूर है, लेकिन विलेय के कण उस विलायक के साथ मिलकर संपूर्ण जगह वितरित हैं, मतलब सतह पर भी वितरित है। तो मुझे एक बात आप समझाने का, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ऊपर जो वाष्प बन रही होगी ना, इसके ऊपर, वो किसकी बन रही होगी? सिर्फ और सिर्फ विलायक की बन रही होगी। है जरूर ये विलयन है अब, लेकिन विलयन के ऊपर वाष्प तो केवल और केवल घटक A की ही बन रही होगी, विलायक की बन रही हो, क्योंकि वही द्रव है। विलेय हमारा ठोस अवाष्पशील है, वो तो स्वयं ही अवाष्पशील है, उसकी वाष्प तो बनेगी नहीं, तो उसके ऊपर जो वाष्प बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ विलायक की बन रही है। पर यहां होगा क्या? चूंकि ये विलायक की बन रही है, लेकिन चूंकि ये विलयन के ऊपर है, तो हम कह देते हैं विलयन की वाष्प, मतलब हम कह देते हैं PS, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना, उस वाष्प का जो दाब पड़ेगा वाष्प दाब कहलाएगा। ये वाष्प अब पहले की तुलना में कम बनेगी, मतलब जैसे ही विलेय के कण मिलाए जाएंगे, विलेय मिलाया जाएगा, तो अब सतह पर, ध्यान से सुनिएगा, अब सतह पर विलेय के कण भी मौजूद है, मतलब विलायक के कण भी मौजूद है, जो यहां केवल विलायक के थे, यहां पर विलायक के कण के अलावा, विलायक के कण के अलावा यहां पर विलेय के कण भी मौजूद होंगे। चूंकि विलेय तो वाष्प में बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ये है, तो वाष्प किसकी बनी फिर? केवल और केवल विलायक की बनी। तो क्या वाष्प उतनी ही बनी जितनी शुद्ध अवस्था में बनी? तो आपका जवाब अब आना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि सर सतह से वाष्पन कहां से होना है? सतह से। अब सतह पर विलायक के कणों के साथ साथ विलेय के कण भी मौजूद है तो बेटा पूरे पात्र में ही, लेकिन सतह पर भी है, पूरे पात्र का मतलब सतह पर भी आ गए, तो सतह से ही वाष्पन होना है। तो सतह पर से वाष्प अब केवल विलायक के कणों की बन रही है, तो विलेय के कण क्या करते हैं? सतह घेर रखी है, उन्होंने भी, बी के कणों ने भी सतह घेर रखी है। तो विलेय के कण विलायक के कणों को वाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। बाधा कैसे आ रही है? क्योंकि सतह पर केवल और केवल विलायक के कण ही नहीं है, विलेय के कण भी हैं। तो वाष्पन होना विलायक का ही है, लेकिन विलेय के कण भी सतह पर मौजूद हैं, तो सतह कुछ हद तक घिरी हुई है विलेय के कणों द्वारा भी, अब पहले नहीं थी, यहां है। तो अब वो वाष्प कम बनेगी जरूर वाष्प, क्योंकि द्रव हमारा विलायक है, बनेगी जरूर, लेकिन वो वाष्प पहले की तुलना में कम बनेगी। मतलब यहां की तुलना में, यहां का जो वाष्प दाब था शुद्ध अवस्था की तुलना में, यहां का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा। बात दिमाग में बैठी कि नहीं? यानी इसका मतलब अगर मैं कह दूं इस स्थिति में, तो आप सुनिएगा,
P0A का मान PS के मान से ज्यादा होगा। शुद्ध अवस्था का बाष्प दाब, क्योंकि यह सिर्फ केवल एक ही घटक था जो द्रव है, सतह पर केवल उसी के कण थे, तो यहां बाष्प ज्यादा बन रही है, यहां बाष्प कम बनेगी। यहां बाष्प को रोका किसने, सोचो। जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएंगे उतना नियम और दूसरे तरीके से मैं समझा दूंगा इसको। रोका किसने, तो आपको कि विलय के कण सतह पर आ गए हैं, विलय के कण। आप सोचिए एक इतने से रास्ते में दौड़ हो रही है, दौड़, ठीक है, उसमें कुछ छात्र दौड़ रहे हैं, पहले दौड़ने वाले छात्र, अच्छी तरह से दौड़ने वाले छात्र तो दौड़ते हैं, उनके बीच में कोई चीज और डाल दी जाए जो स्वयं नहीं जा रही उनके साथ, वो चीज अगर आ गई तो उनकी दौड़ में क्या होगी, बाधा उत्पन्न, उनकी दौड़ कम हो जाएगी, ठीक है ना। यूं कहते हैं गड्ढे अगर बन जाए तो दौड़ कम हो जाएगी, वैसे स्थिति आ गई। तो विलय के कण यहां अब उतनी बास, विलय की तो बास बननी ही नहीं है, जब विलय की बास नहीं बनेगी, केवल विलय के कणों की बनेगी, वो बास अब पहले की तुलना में कम होगी। इसका मतलब क्या निकला, विलयन का बाष्प दाब, ऐसे विलयन का बाष्प दाब, आवाज से विलय, विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलय के बाष्प दाब से हमेशा कम होगा। बात बैठी दिमाग में, विलयन का बाष्प दाब, अगर मैं ये भाषा को यूं लिखूं, विलयन का बाष्प दाब शुद्ध विलय के बाष्प दाब से हमेशा कम होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। इसमें जितना ज्यादा द्रव होगा, देखना यहां ज्यादा कब बनेगा कि सर ए घटक अगर ज्यादा होगा, विलय जितना कम होगा, विलय ये वाला जितना विलय कम होगा, सतह पर उसके कण उतने ही कम आएंगे, सतह पर जितने कम कण आएंगे, द्रव कण की बाष्प उतनी ही ज्यादा बनेगी। इसका मतलब यह निकला कि इस वाले विलयन में विलय ए घटक यानी विलय का मूल अंश अगर ज्यादा होगा तो इसके ऊपर बनने वाली बाष्प दाब भी ज्यादा होगा। अब इसको अपन दूसरे कथन से क्या कह सकते हैं, यहां ये बात समझ में आ गई। अगर यहां पर एक बात मैं कहूं कि इस कमी को, विलयन के बाष्प दाब में जो कमी आ रही है उसको आपकी नोट्स में मैंने नाम हेडिंग डाली है, बाष्प दाब अवनमन। अवनमन हिंदी के शब्दों में अव का मतलब होता है कमी। जब भी आप हिंदी के शब्दों में जब देखेंगे लिखा होगा ना अव, अव का मतलब होता है कमी, ठीक है। और उ लिखा हुआ उ का मतलब होता है वृद्धि, उन्नयन, ठीक है ना, उठाव, ऊंचाई, वृद्धि, उठाव, ठीक है ना। तो अब का मतलब इंग्लिश के शब्दों में तो अपन डिप्रेशन कहते हैं इसको, डिप्रेशन, ठीक है ना। तो अवनमन यानी कमी, बाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कैसे बाष्प दाब में कमी हो रही है, विलय के कण विलय के कण सतह पर स्थित होने के कारण विलय के कणों को बाष्पित होने से रोकते हैं, जिससे विलयन के ऊपर बाष्प कम बनती है और विलयन का बाष्प दाब कम हो जाता है। इस कमी को क्या बोलते हैं, बाष्प दाब अवनमन कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करेंगे हम लोग डेल्टा पी से, ठीक है। अब ये डेल्टा पी कैसे निकाली जाएगी, तो आपको ये डेल्टा पी निकाली जाएगी, पहले शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब कितना था, बाद में बाष्प दाब कितना हो गया। तो आप जानते हो कि पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो P0A में से PS के मान को हम क्या कर दें, घटा दें। तो आप अगर परिभाषा कहें ना बाष्प दाब अवनमन की, तो परिभाषा क्या हो गई, शुद्ध विलय के बाष्प दाब और शुद्ध विलय के बाष्प दाब और अवाष्पशील विलयुक्त विलयन, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के बाष्प दाब के अंतर को बाष्प दाब अवनमन कहते हैं। फिर ध्यान से समझने की कोशिश करिए बेटा, इसमें अगर मैं विलय ठोस विलय जितना ज्यादा मिलाता जाऊंगा, सतह पर उसके कण उतने ही और आते जाएंगे, विलायक के कणों को उतना ही बाष्पन में वो अवरोध उत्पन्न करेंगे। यानी अब आप यहां समझिए, घटक B जितना ज्यादा मिलाया जाएगा, मतलब XB ज्यादा होगा, तो XB अगर ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में, XB अगर ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में उस घटक HB अगर ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में विलयन के बाष्प दाब में क्या होगी, कमी आएगी। विलयन का बाष्प दाब जितना कम होगा, ये तो कांस्टेंट मान है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। PS का मान कब कम हो रहा है, देखिए विलय का मूल अंश, विलय की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं तो विलयन का बाष्प दाब कम हो रहा है। विलयन का बाष्प दाब कम होगा तो डेल्टा पी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अब सोचिए, पहले 100 था, मान के चलो यहां 100 है, ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर 100 सोचे, विलय मिला दिया गया, अब हो गया बेटा 80, ठीक है। और विलय मिला दिया गया, अब हो गया 70, और विलय मिला दिया गया 65, और विलय मिला दिया गया 55।
इसका क्या मतलब निकल रहा है? विलेय जितना ज्यादा मिलाते जाएंगे बिलियन का बाजदाब उतना ही कम होता जाएगा। अब इस फॉर्मूले को पहली वाली स्थिति को सॉल्व करो तो आपको 100 माइनस 80, दूसरी वाली स्थिति को करो 100 माइनस 70, तीसरी वाली 100 माइनस 65, 100 माइनस 55, यानी विलेय मिलाते जा रहे हैं तो बिलियन का बाजदाब कम होता जा रहा है। यह मान बिल्कुल उतना ही 100 में से तो घटा के निकालेंगे, इसमें से इसे घटाते जाएंगे तो गैप क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो डेल्टा पी का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, यानी अवनमन बढ़ता जाएगा। डेल्टा पी का मान, तो एक्स बी का मान बढ़ेगा तो डेल्टा एक्स बी बढ़ाएंगे तो डेल्टा पी का मान भी बढ़ेगा। हां, एक्स बी बढ़ाएंगे तो पीएस के मान में कमी आएगी लेकिन डेल्टा पी का मान बढ़ेगा। सोचो, दिमाग में लगाओ, यह मान विलेय जितना ज्यादा मिलाते जा रहे हैं, यह मान पहले 80 था, 1 ग्राम विलेय मिलाया मान के चलो 80 है, 2 ग्राम मिलाया तो 70 रह गया, और मिलाया तो 65 रह गया, और मिलाया तो, इसका मतलब क्या है? विलेय का मूल अंश बढ़ता जा रहा है। मात्रा को मैं पहले कह चुका था, मूल अंश, विलेय की मात्रा बढ़ती जा रही है तो विलयन का बाजदाब, यहां बाष्प कम बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि विलेय के कण विलायक के कणों को बाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो जितनी ज्यादा मात्रा विलेय की होगी ऊपर बाष्प कम बनेगी, मतलब विलयन का बाजदाब कम होगा। अब उस मान को, इसमें से उस मान को घटाएंगे तो ये मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, डेल्टा पी का मान बढ़ता जाएगा। तो मैं इस चीज को अब मिलाकर क्या कह सकता हूं? तो आप कह सकते हो डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी, कह सकते हैं ना अपन, एक्स बी और डेल्टा पी का रिलेशन बन गया कि नहीं? यानी बाजदाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा विलेय मिलाते जाएंगे बाजदाब में अवनमन, मतलब बाजदाब में कमी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? एक बात और मैं आपको यहां से और जोड़ देता हूं, और वो बात ये है, ठीक है? पहली बात तो ये दिमाग में रख लो। अगर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं जो आपके पास मैंने ऑलमोस्ट दिया गया है, वो क्वेश्चन ये है कि पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाने से, वो कोई भी ठोस हो सकता है, मैं चीनी बोल रहा हूं, मिलाने से उसके बाजदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाने से उसके बाजदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप क्या कहोगे? बाजदाब में कमी हो जाएगी, क्योंकि चीनी एक ठोस अवाष्पशील पदार्थ है जो स्वयं तो वाष्पित नहीं होता, लेकिन जो जल के कण पहले वाष्पित हो रहे थे उसकी तुलना में अब वो कम वाष्पित होंगे, यानी बाजदाब, विलयन का बाजदाब, यानी उस विलयन के बाजदाब में कमी होगी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए, एक और बात मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूंगा, यहां विलेय जितना बढ़ता जा रहा है तो आपको सांद्रता, यानी सांद्रता की कौन सी इकाई ली जाती है? मोललता, ठीक है? क्योंकि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। तो अगर मान के चलो 15 ग्राम ग्लूकोज, जो ठोस पदार्थ है, नमक, यूरिया जो भी ले सकते, 500 ग्राम जल में घोला गया है, 500 ग्राम जल में घोला है, तो इसकी मोललता निकल आएगी। अब मैंने 15 ग्राम की जगह बेटा 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम कर दिया। मोललता का फॉर्मूला मुझे मालूम है कि मोललता बराबर है मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है ना? तो अब देखिए, मात्रा अगर बढ़ा रहे हैं तो मतलब मोलों की संख्या बढ़ेगी, विलायक का भार उतना ही है, 500 ग्राम पानी में तो मिलाते जा रहे हैं आप लोग, तो मोललता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी मोललता, और एक और बात क्या समझ में आई? विलेय की मात्रा बढ़ेगी तो विलेय के मोलों की संख्या बढ़ेगी, मतलब मोललता भी बढ़ेगी। अब पहली वाली स्थिति 15 ग्राम 500 में, 25 ग्राम 500 में, 45 ग्राम 500 में, तो आप क्या कह रहे हो? इस बात को मैं क्या कह सकता हूं कि सर मोललता बढ़ रही है, बढ़ रही है। अगर मैंने ये कहा 0.1 एम और मैंने कहा 0.5 एम, ध्यान से समझिएगा, यूरिया का एक विलयन है, नमक का विलयन है, शक्कर का विलयन है, कोई भी है, इतनी मोललता का इतनी मोललता, तो किसका बाजदाब ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। बाजदाब में कमी कब आती है? जब विलेय की मात्रा बढ़ती है तो बाजदाब में कमी आती है। मैं कह रहा हूं बाजदाब किसका ज्यादा होगा? तो आप ये कहोगे सर जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, विलेय की मात्रा कम होगी मतलब जिसकी मोलों की संख्या कम होगी, मतलब जिसकी मोललता कम होगी, उसमें उसका बाजदाब ज्यादा होगा। मोललता बढ़ने का मतलब है मात्रा बढ़ना, तो विलेय की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? विलेय की मात्रा बढ़ने से क्या हो रहा है? यहां पर बाष्प कम बन रही है, विलेय अवाष्पशील है ना, तो बाष्प कम बन रही। तो ऐसी स्थिति में अपन कहने लगते हैं क्या कि मात्रा अगर बढ़ेगी तो विलेय की मात्रा बढ़ रही है तो बाजदाब कम होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां तक आपने ये 2 नियम समझ लिए,
एक तो वो नियम था जिसमें दोनों घटक बाष्पील है, एक ये नियम है जिसमें एक घटक बाष्पील और दूसरा घटक अवाष्पील है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। कल हम इसी कहानी पर आधारित अगली बात को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ठीक, थैंक यू।